नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। पहली बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। भारत और चीन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त शिखर वार्ता चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता जारी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर कूटनीतिक रिश्ते तक पर बातचीत हो रही है। चीन के राष्ट्रपति के सामने पीएम नरेंद्र मोदी चीनी आर्मी की घुसपैठ का भी मुद्दा उठाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जो ताजा हालात बने हैं उस पर चर्चा जरूर होगी। इसमें वो मुद्दा भी उठाया जाएगा जहां पर रीसेंट इश्यूज जो आए हैं हमारे सामने, सब मुद्दों पर बात होगी। प्रधानमंत्री हर चीज को रेज करेंगे। लद्दाख में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला कल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने अहमदाबाद में उठाया था। जो आप मुद्दा कह रहे हैं वो पहले ही उठा चुके हैं हम, और आज कई मौके मिलेंगे मुलाकात के, बातचीत के, और इसमें भी हर मुद्दा उठाया जाएगा। दरअसल एक तरफ जहां चीनी राष्ट्रपति भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, वहीं लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर चीन के 350 सैनिक घुस आए हैं। चुमार सेक्टर में आज 100 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। लद्दाख के चुमार सेक्टर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 250 सैनिक पहले से ही घुसे हुए हैं और अब 100 और चीनी सैनिक यहां पर आधम के हैं। पिछली फ्लैग मीटिंग में भी चीन की इस घुसपैठ का कुछ नतीजा नहीं निकला। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की। थोड़ी देर की ये मुलाकात होटल ताज पैलेस में हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज शाम 4 बजे होटल ताज पैलेस में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिलने वाले हैं। 4:30 बजे यहां एक कार्यक्रम में वो मुख्य वक्ता होंगे। शाम 5:15 बजे जिनपिंग युवा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजबान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शाम 7:30 बजे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद जिनपिंग के लिए राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे प्रणब मुखर्जी एक भोज का आयोजन भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी अगवानी की और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मंत्रियों और नेताओं से मिलवाया। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी के जवानों ने बैंड के साथ उन्हें सलामी दी। तमाम मंत्रियों और नेताओं से मिलवाया। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी के जवानों ने बैंड के साथ उन्हें सलामी दी। राष्ट्रपति भवन में हुई अगवानी के बाद चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चीन में दोस्ती दोनों ही देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि चीन भारत से दोस्ती को और आगे ले जाना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की समाधि पर उन्होंने फूल चढ़ाए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। राजघाट में श्रद्धांजलि देने के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति ने बापू के समाधि स्थल की परिक्रमा लगाई और कुछ वक्त के लिए ध्यान भी लगाया। उनकी पत्नी ने भी महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। राजघाट में विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विचार भी लिखे। उन्होंने लिखा कि जब तक आत्मा रहेगी तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन ने भी विजिटर बुक में संदेश लिखे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को गांधी जी पर कई किताबें राजघाट प्रबंधन की तरफ से दी गई। साथ ही उनकी पत्नी को गांधी की प्रतिमा भेंट की गई। जिनपिंग की यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें चरखा भेंट किया। चीनी राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लियुआन दिल्ली के टैगोर स्कूल में प्रोग्राम में शरीक हुई। यहां स्कूली छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। छात्राओं के नाच गाने को देखकर पेंग खुद भी गुनगुनाने लगी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे के खिलाफ दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जिनपिंग के विरोध में एक तिब्बती शरणार्थी धौलाकुआ इलाके में ऊंचे पोल पर चढ़ गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के तिब्बती शरणार्थी लगातार उनके विरोध में लगे हुए हैं। दिल्ली के ताज पैलेस होटल के पास तिब्बती शरणार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी होटल में चीनी राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए। इन प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन 19 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। मुलाकात का कार्यक्रम शाम 7 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रखा गया है।
इससे पहले गुजरात के विकास के लिए चीन और भारत के बीच कल 3 समझौते हुए। पहला समझौता गुजरात सरकार और चीन के ग्वांगझोउ प्रांत के बीच विकास को लेकर हुआ। अहमदाबाद में इन करारों के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति दोनों मौजूद थे। भारत चीन के बीच में दूसरा करार अहमदाबाद शहर को चीन के ग्वांगझोउ शहर की तरह विकसित करने पर हुआ। इस करार पर अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर और ग्वांगझोउ शहर के मेयर ने दस्तखत किए। भारत चीन के बीच तीसरा समझौता गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को लेकर हुआ। इस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चीन का डेवलपमेंट बैंक पैसा देगा। करार चीन डेवलपमेंट बैंक और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच हुआ। मोदी ने साबरमती रिवरफ्रंट पर कल चीनी राष्ट्रपति की भव्य खातिरदारी की। जिनपिंग को रिवरफ्रंट गार्डन की सैर कराने के बाद मोदी ने उन्हें झूला भी झुलाया। मोदी खुद जिनपिंग के साथ झूले पर बैठे। यहां पीएम मोदी ने जिनपिंग के लिए भोज का भी आयोजन किया। चीनी राष्ट्रपति को झूला झूलता देख उनकी पत्नी भी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने भी पहले अकेले और फिर अपने पति के साथ झूले का आनंद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में उन्हें कुछ समझाते भी नजर आए। शिवसेना ने गठबंधन में जारी गतिरोध के बीच में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिवसेना से कहा कि 2 कदम हम चलें, 2 कदम आप भी चलें और सीटों का मामला सुलझाएं। सूत्रों से खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से नहीं मिलने वाले। अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर कल से हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम और चुनावी रैलियों में वो व्यस्त हैं। मुंबई में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खास बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर की बात भी उसमें शामिल रहे। बैठक में शिवसेना से गठबंधन और सीटों को लेकर चर्चा हुई। खबर ऐसी भी है कि बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों को लेकर गतिरोध खत्म हो सकता है। बीजेपी ने अब 135 सीटों की जिद छोड़ दी है और 127 सीटों पर लड़ने को तैयार नजर आ रही है। दरअसल कल मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 135 सीटों की जिद से हटने का फैसला लिया गया। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने आलाकमान को 119 उम्मीदवारों की लिस्ट भी भेज दी है। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुला ली है। मीटिंग में बीजेपी से गठबंधन और सीटों के फॉर्मूले पर बात होने वाली है। साथ ही 21 सितंबर को उद्धव ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। उधर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर और चुनाव जीतकर हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में इस बार बालासाहेब ठाकरे जी की लहर चल रही है और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी गतिरोध जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। सीएम ने ये संकेत दिए कि वो कराड़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एनसीपी आधी यानी कि 144 सीटें मांग रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अब इंतजार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात का हो रहा है, जहां सीटों पर आखिरी फैसला होगा। राजस्थान और गुजरात उपचुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के 100 दिनों के कामकाज को लेकर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की है। कांग्रेस ने 14 पन्नों के इस बुकलेट के जरिए केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उनके अधूरे वादों को लेकर तंज कसा और कहा कि 100 दिन में ही मोदी लहर का असर खत्म हो गया। दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर खून खराबे का मामला सामने आया है। एक कैदी ने दूसरे कैदी की चाकू मारकर जान ले ली। मारा गया युवक डकैती के केस में जेल में बंद था। राजधानी दिल्ली के नरेला में देर रात बदमाशों का कहर बरपा। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर फायरिंग की। गोली टोल के स्टाफ मंजीत को निशाना बनाकर फायर की गई थी, जो कि मोनू नाम के शख्स को जा लगी। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में उनके एक साथी को भी गोली लग गई है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो बदमाश अपने घायल साथी को छोड़कर भाग निकला। घायल हमलावर की पहचान सुमित के तौर पर हुई है। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के सारे डॉक्टर हंगामे के बाद बाहर निकले। वारदात की खबर के बाद पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दोनों का इलाज शुरू हुआ। पुलिस इसे रंजिश का मामला मान रही है। दिल्ली के कल्याणपुरी में हुए हादसे में 2 लड़कों की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। संजय जन्मदिन की पार्टी की खरीदारी के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था, लेकिन बाइक हादसे में उसकी और उसके एक दोस्त की मौत हो गई। 17 साल का संजय अपने जन्मदिन पर 3 दोस्तों महरूफ, आशु और मनीष के साथ कोंडली कपड़ा खरीदने जा रहा था। चारों एक ही बाइक पर सवार थे, तभी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और सभी रोड पर जा गिरे। मौके पर ही बर्थडे बॉय संजय की मौत हो गई। हादसे में घायल संजय के दोस्त महरूफ की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि आशु और मनीष की हालत गंभीर है। हादसे की खबर मिलते ही इनके घरों में कोहराम मच गया।
दिल्ली से सटे नोएडा के जीआईपी मॉल में देर रात रईसजादों ने खूनी खेल खेला। नामी बार रिवर्ब में शराब के नशे में धुत होकर पहुंचे कुछ लड़कों ने लड़कियों से छेड़खानी शुरू कर दी। लड़कियों के साथ मौजूद लड़कों ने जब इसका विरोध किया तो रईसजादों ने मारपीट शुरू कर दी। रईसजादों ने बार के अंदर देर तक बवाल किया, लेकिन बार के मालिक और कर्मचारी बेबस नजर आए। मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वो मामले को निपटाने में जुट गई। यहां तक कि दबाव बनाकर मामले को रफा दफा भी कर दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में दो गुटों के बीच में जमकर बवाल हुआ। हाथों में डंडा लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े। पुलिस की मौजूदगी में भी लोग एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार दिखे। यहां तक कि महिलाएं भी हाथों में डंडा लिए सड़कों पर दिखी। यमुनानगर के तिगरा में दो गुटों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन अचानक दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से पुलिस की मौजूदगी में ईंट और पत्थर चले। कई पुलिस वालों को चोटें भी आई। दोनों तरफ के लोगों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। हालात को काबू में करने के लिए तिगरा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और गांव में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस के आला अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। 7 देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज काठमांडू के लिए रवाना होने वाले हैं। बैठक 19 सितंबर को होगी, जिसमें आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर 7 देशों के गृह मंत्री चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस इंस्पेक्टर से मारपीट के एक पुराने मामले में पुलिस ने उन्हें समन भेजा है। झारखंड के दुमका में सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी के सामने एक शख्स लेट गया। बड़ी मुश्किल से उसे हटाया गया। ये कांग्रेस नेता और दुमका नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर हैं, जो विकास के कामों में धांधली की शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचे थे। उत्तराखंड में मिशन क्लीन गंगा को लेकर सीएम हरीश रावत और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बीच में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरीश रावत ने केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए की मदद का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने केंद्र को सहयोग का भरोसा भी दिया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। सतीश साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत वो इस्तीफा देने वाले हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए लोगो लॉन्च किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ऐलान मोदी सरकार ने बजट में किया था। शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के दायरे में आए असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ अपने गुवाहाटी स्थित घर पर मृत पाए गए। आशंका जाहिर की जा रही है कि शंकर बरुआ ने खुदकुशी की है। शारदा स्कैम की जांच के दायरे में बरुआ भी थे। सीबीआई ने 2 हफ्ते पहले उनके घर पर छापेमारी भी की थी। बरुआ के परिजनों का कहना है कि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो और उन्होंने खुदकुशी कर ली। साईं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज अनिल दवे ने सुनवाई के दौरान खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं साईं ट्रस्ट का मेंबर रह चुका हूं, इसलिए सुनवाई नहीं करूंगा। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर एक लड़की से बदतमीजी का आरोप है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई मामले की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की। जांच में कमेटी ने ट्रेनी जजों पर लगे आरोपों को सही पाया था। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को झटका लगा है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पंढेर की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी कि अभी पंढेर को जेल में ही रहना होगा। निठारी कांड में कुछ मामलों में पंढेर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को मेरठ से गाजियाबाद की दासना जेल में शिफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक कोहली की फांसी पर रोक लगाई है। शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी पति और सास को राहत नहीं मिली है। रांची की सीजेएम कोर्ट ने रकीबुल और उसकी मां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नाबालिग के यौन शोषण केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान में वकीलों की हड़ताल के चलते 2 महीने तक आसाराम की पेशी नहीं हो पाई थी। आज इस केस में पीड़ित की मां का बयान दर्ज होगा। सुपरफास्ट 100 में इसी के साथ रुकना